हाँ जी, अभी तक हमने देखा किस तरह से इंडिया के जो आज़ादी का मूवमेंट था वो नेशनलिज्म की फीलिंग से बिल्कुल भर गया था। अब लोगों के मन में देश की आज़ादी को लेकर काफ़ी जोश था। इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट नेम्स आते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का नाम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स में से आता है। इसी तरीके से हमने रिसेंटली देखा अलूरी सीताराम राजू, और ऐसे ही और कई इंसिडेंट्स भी हुए जिनकी वजह से लोगों में आज़ादी की जो इच्छा थी या जो आज़ादी की डिमांड थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अब देखते हैं कि आज़ादी का जो ये मूवमेंट था वो प्लांटेशंस में किस तरह से उसे आगे बढ़ाया गया। जैसा कि हमने समझा है कि हर एक इंसान के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के लिए आज़ादी का अलग अलग मतलब था। अब बात करते हैं प्लांटेशंस, यानी कि जहाँ पर आप कहते हैं असम का जो ख़ास करके जो वर्कर्स थे असम में, जहाँ पर चाय की बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की जाती है, तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ में भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स थी जिनसे वो कई सालों से जूझ रहे थे। ख़ास करके उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो एक ही जगह पर जो प्लांटेशन वाला एरिया था उन्हें बंद करके रख दिया गया था, और ये ब्रिटिशर्स ने किया था। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि अपने उस प्लांटेशन वाले एरिया से बाहर जा सकें, अपनी मर्ज़ी से आया जा सकें। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में ये प्रोविज़न रखा था कि प्लांटेशन वर्कर्स को जो चाय के बागान हैं, टी गार्डन्स हैं, बिना परमिशन के वो छोड़कर नहीं जा सकते, और उन्हें बड़ा ही मुश्किल से ये परमिशन मिलती थी कि वो कहीं और जा सकें। और इन वर्कर्स को ये चीज़ अंदर ही अंदर घुटन या जेल की तरह महसूस होती थी। जब उन्होंने सुना कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है गांधी जी के अंडर, तो ऐसे हज़ारों वर्कर्स जो थे प्लांटेशंस पे, इन टी प्लांटेशन एरियाज़ पर काम करने वाले, जिन्होंने अथॉरिटीज़ की बात मानने से मना कर दिया, अपने प्लांटेशंस को छोड़ दिया और घर की तरफ चल दिए। अब देखो, यहाँ पर अभी तक इन लोगों के मन में गुस्सा था, लेकिन एक लीडरशिप मिलने की वजह से इनको लगता था, इन्हें लगने लगा कि गांधी जी जो है इन्हें आज़ादी दिलवा सकते हैं, और इनके मन में ये पूरा विश्वास था कि अब गांधी राज आने वाला है और सबको अपने अपने गांव में अपनी अपनी ज़मीनें मिल जाएंगी। लेकिन जब इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये अपना पूरा एक तरह से नॉन कॉपरेशन में साथ दिया गांधी जी का, तो इसके लिए इन्होंने अपने प्लांटेशंस को, जैसे मैंने बताया, छोड़कर ये अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग कभी भी अपने प्लांटेशंस तक नहीं, अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। ये लोग रास्ते में ही फंस कर रह गए, क्योंकि उस समय रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी। तो उस पुलिस ने उन्हें पकड़कर बहुत बुरे तरीके से पीटा, और इस जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, इसमें अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग एक विजन था। कांग्रेस के हिसाब से पूर्ण स्वराज, कांग्रेस का जो विज़न था वो था आज़ादी पाने का। बहुत सारे लोगों के लिए अपनी लाइफ की इन प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना ही आज़ादी था। लेकिन सब ने मिलकर एक साथ स्वतंत्र भारत की डिमांड रखी।
तो सभी इस मूवमेंट के साथ काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए थे, रिलेटेड थे। सभी ने गांधी जी के नाम से ही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से सभी का जो आज़ादी का जो मोटिव था वो कांग्रेस के साथ जुड़ गया था। तो ये जो मूवमेंट था जहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये धीरे धीरे करते करते उस एरिया से काफ़ी आगे निकल गया और पूरे देश में फैल गया। इसके बाद हम देखते हैं गोरखपुर चौरी चौरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। 1922 में उस जगह की एक इमेज है जहाँ पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो था वो एक वॉलेंट क्लैश के बीच में कन्वर्ट हो गया पुलिस के साथ, यानी कि लोगों का पुलिस से झड़प हो गई, झगड़ा हो गया और इसमें वॉलेंस का काफ़ी यूज़ हुआ। तो ये सुनकर गांधी जी को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसे उसी समय रोक दिया, क्योंकि वो किसी भी तरह का वॉलेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ये उनकी अपना फिलॉसफी थी कि वो नॉन वायलेंट वेज के थ्रू ही आज़ादी चाहते थे। इसके बाद बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वॉलेंस ज़्यादा होने की वजह से विड्रॉ करेंगे। अब कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे लीडर्स थे जो कि काफ़ी थक चुके थे इस तरह से स्ट्रगल करते हुए। अब वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के अंदर ही अगर वो इलेक्शंस के थ्रू, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस होते थे, उसके थ्रू अगर वो गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ तो वो काफ़ी आसान तरीका होगा अपनी बात को रखने का। लेकिन असल में इन काउंसिल्स में डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को नहीं चुना जाता था। अब इसमें दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट आते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी अलग से स्वराज पार्टी बनाई। कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी उन्होंने तैयार की और उनका ये कहना था कि इस तरह से मास एजिटेशन या फिर मास मूवमेंट्स के थ्रू आज़ादी पाना या अपने राइट्स को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम काउंसिल पॉलिटिक्स में, काउंसिल पॉलिटिक्स से हमारा क्या मतलब है कि जो काउंसिल्स हैं जिनमें लोग चुनकर वोट लेकर, आम आदमी का वोट लेकर, या फिर जो दूसरे जो लोग हैं जो कि उन्हें चुनते हैं किसी काउंसिल में, जहाँ पर उसके बाद वो पॉलिटिकली अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यंग लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि मास एजिटेशन, यानी कि सभी इस तरह के सड़कों पे उतरकर मूवमेंट्स में अगर शामिल होंगे तो उससे हमें आज़ादी, सही आज़ादी मिल पाएगी, पूरी आज़ादी मिल पाएगी। पॉलिटिकल वेज के थ्रू उनके हिसाब से सही आज़ादी नहीं मिल सकती। नाउ अब इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी यहाँ से उसमें काफ़ी चेंज आया। 1920 तक आते आते पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आना शुरू हो चुका था। एग्रीकल्चर का जो सामान था उसकी कीमतें गिरने लगी थी 1926 से, और 1930 तक आते आते ये कीमतें बिल्कुल ही गिर गई और 1930 के आसपास पूरी दुनिया में एक ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया और एक्सपोर्ट्स इस समय लगातार गिरने लगे। अब पीजेंट्स के लिए अपनी जो फसल थी उसे बेचना बहुत मुश्किल हो गया था और गांव में रहने वाले जो लोग थे उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, भूखमरी का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने एक बड़ी ही इनह्यूमन चीज़ की। जो ब्रिटेन में एक नई सरकार आई थी जिसे टॉरी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, उस सरकार ने, उस गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी
कमीशन यानी लीगल कमीशन को बनाया, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन। क्योंकि इंडिया में लगातार काफ़ी वक्त से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो इस कमीशन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को देखने के लिए बनाया गया था, और अगर उसमें कुछ कमियां थी तो उसे ठीक करने के लिए बोला गया था। अब प्रॉब्लम ये थी इसमें, जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कि इस कमीशन के अंदर जो साइमन कमीशन था, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना भी होगा, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे इस कमीशन के लिए, उसका बेसिक कारण, मेन कारण ये था कि उसमें एक भी उस कमीशन में, जिस कमीशन को इंडियंस के भले के लिए कहकर कि ये इंडियंस के भले के लिए बनाई जा रही है, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसमें सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे। और जब साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचा 1928 में, उस समय उसके लिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, गो बैक साइमन। कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टीज़ थी, जैसे मुस्लिम लीग हो, जो मुस्लिम्स की पार्टी थी, उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पूरा पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये क्यों किया गया था इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट? क्योंकि इंडियंस को ये शिकायत थी कि भैया, अगर आप लोग हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए कहकर इस कमीशन को ला रहे हैं, जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट कर सकता है, तो इसमें कोई इंडियन का होना तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारी प्रॉब्लम्स हमसे अच्छा तो दूसरा कोई ब्रिटिशर तो नहीं समझ सकता ना। तो हमें ही ये अलाउ किया जाए कि हमारे अलग अलग पार्टीज़ में से लोग इस कमीशन के अंदर, उन्हें मेंबरशिप दी जाए, उन्हें मेंबर बनाया जाए, ताकि वो लोग हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रख पाएँ सामने। नहीं तो ये सिर्फ एक दिखाने के लिए एक कमीशन होगा, जिसमें लोगों की रियल प्रॉब्लम सामने उभर कर नहीं आ पाएंगी। नाउ, जो ब्रिटेन के वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में 1929 में इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस की एक ऑफ़र दी, कि जिसमें इंडिया का जो फ्यूचर है वो अनस्पेसिफाइड होगा, यानी कि अभी पक्का नहीं है कि इंडिया को पूरी आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हिंदी में गोल मेज़ सम्मेलन भी कहा जाता है, ये बहुत फेमस है। This did not satisfy the Congress leaders. The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive. तो इसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो इससे खुश नहीं थे, और धीरे धीरे जो लिबरल्स थे, यानी कि जो थोड़ा सा सॉफ्ट सोच रखते थे, एंड मॉडरेट्स एंड लिबरल्स भी एक जैसे ही टर्म्स हैं। लिबरल्स का मतलब जो थोड़ी खुली सोच रखते हैं, ओपन माइंडेड ज़्यादा हैं, और मॉडरेट्स होते हैं जो कि अपनी बात को थोड़ा हल्के में रखते हैं। और ये लोग ये चाहते थे बेसिकली कि एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जिसमें पॉलिटिकल वेज के थ्रू, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके, बजाय कि पूरी आज़ादी मिलने के ब्रिटिशर्स के अंडर ही हम लोग रहें, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, तो धीरे धीरे इनका असर, ऐसी सोच रखने वाले लोगों का असर कांग्रेस के अंदर कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी, जिसे हम फुल इंडिपेंडेंस कहते हैं। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, यानी कि अब ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, जब लोग ये शपथ लेंगे या कसम खाएंगे कि वो पूरी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। लेकिन इस सेलिब्रेशन में बहुत ही कम लोग पहुंच पाए, तो महात्मा गांधी ने
जो आज़ादी का आइडिया था उसको, क्योंकि अब ये आइडिया अभी तक ये जो मूवमेंट का हिस्सा था इसमें ज़्यादा लोग इसके साथ नहीं जुड़े थे, तो महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि हम इसे लोगों की जो डेली लाइफस्टाइल है उसका इशू अगर बना दें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने एक नया आइडिया सोचा। उसके लिए उन्होंने आगे चल के क्या किया, महात्मा गांधी ने इसके बाद एक सॉल्ट मार्च, यानी कि जिसे हम दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये गुजरात में एक जगह है दांडी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि गांधी जी को पता था कि नमक हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स को उसमें रखा था। और इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसी डिमांड्स थी जो कि जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जो कि अलग अलग क्लासेस के लोगों की डिमांड थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक आते थे। अब बेसिकली मेन आइडिया क्या था, वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, यानी कि डिमांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें कवर किया जाना चाहिए कि सभी लोग जो हैं वो इसके साथ अपने आप को जुड़ा महसूस करें और एक यूनाइटेड कैंपेन चलाया जा सके जिसमें देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वो तभी हो सकता था जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड्स को इसमें रखा जाता। इनमें से सबसे ज़्यादा जो डिमांड जिसके बारे में बात करते हैं वो है जो नमक पे लगने वाला टैक्स था उसे हटाने की डिमांड की गई, क्योंकि नमक हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और उस समय भी सभी के घरों में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी घर में नमक इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो एक एसेंशियल आइटम के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने सॉल्ट के ऊपर अपना एक टैक्स अलग से लगाया हुआ था। टैक्स के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को आसानी से इकट्ठा किया जा सकता था और ऐसा ही हुआ। गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन को इस टैक्स को हटाने को लेकर जो लेटर लिखा बाकी टोटल 11 डिमांड्स के साथ, तो इससे महात्मा गांधी ने जब उस टैक्स को हटाने से पहले गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली मना कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने इस तरह से उन ब्रिटिशर्स के असली चेहरे को दिखाया। महात्मा गांधी का जो स्टेप था ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इससे कांग्रेस और महात्मा गांधी पूरे देश को या पूरे देश के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी कांग्रेस के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। महात्मा गांधी ने इसके लिए एक अल्टीमेटम भी दिया कि अगर ये डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगी। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि देश के सभी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को डिसओबे करेंगे। लेकिन इरविन इसके लिए, जो लॉर्ड इरविन थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए नेगोशिएट करने के लिए, इन बातों को मानने के लिए। सो इसलिए महात्मा गांधी ने अपना जो बहुत फेमस सॉल्ट मार्च था, जिसमें वो अपने साथ 78 ऐसे ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ चले और इस मार्च में उन्होंने टोटल 240 माइल से भी ज़्यादा की लंबी जर्नी पूरी की। और ये जर्नी उनकी अपने आश्रम साबरमती में, जो उनका आश्रम था गुजरात में, टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। दांडी का जो टाउन था गुजरात के अंदर ही, जो कोस्टल एरिया के पास था, वहाँ तक वो यात्रा उन्होंने कंप्लीट की। अब जो वॉलंटियर्स थे वो 24 दिन तक चलते रहे, 10 माइल्स अ डे। यानी इस हिसाब से अगर आप देखें तो 240 माइल से
ऊपर तक उन्होंने पूरी जर्नी की। इस दौरान कई हज़ारों लोग महात्मा गांधी को सुनने आते थे जब भी वो कहीं पर भी रुकते थे, और वो उन्हें बताते थे कि स्वराज का क्या मतलब है, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट शांति से अपना विरोध जताने के लिए वो सबको इकट्ठा कर रहे थे। 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुँचे और उन्होंने जो कानून था सॉल्ट का उसे तोड़कर, यानी कि बिना टैक्स दिए नमक को बनाया, और इस तरह से अपना एक तरह से ये जो मूवमेंट था इसको यहाँ पर स्टार्ट किया, और इसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू कर दिया गया, जिसमें लोगों को कहा गया कि वो ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह का कॉपरेट ना करें। और लेकिन जो ब्रिटिशर्स के जो लॉज हैं उनको मानने से साफ साफ मना कर दिया जाए, लेकिन वो पीसफुल तरीके से। तो ऐसे ही देश में अलग अलग जगह पर हज़ारों लोगों ने गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज़ थी या फिर गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज थे वहाँ पर गवर्नमेंट की बातों को मानने से मना किया। इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करते हैं।